अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करें तो आज वीक का आगाज़ है, एक पॉजिटिव जेस्चर है। और जब वीक का आगाज़ होता है, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होते हैं, तो इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन या फिर हम कह सकते हैं एक ट्रस्ट लेवल, वो मार्केट के ऊपर काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। आज के स्टैटिस्टिक्स देखें आप तो एक अपवर्ड डायरेक्शन दिखाई देती है। IMF की अगर थोड़ी सी हम देखें कि जो कंडीशनैलिटीज़ थी वो काफ़ी हद तक अब मीट हो चुकी हैं, और तकरीबन अब कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि अब जो है वो ये चीज़ बाकी है, ये हो जाए तो IMF आ जाएगा। अब तमाम चीज़ें फुलफिल कर ली गई हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि IMF की डील कभी भी किसी भी वक्त जो है वो हो सकती है, और उसकी न्यूज़ मार्केट में आते ही इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन या फिर मार्केट के नंबर्स स्ट्रांग होते हुए दिखाई देंगे। अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए आज चाइना की जानिब से $500 मिलियन फिर फर्दर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को रिसीव हुए हैं। फ्राइडे से ये न्यूज़ चल रही थी, फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने भी इस चीज़ की निशानदेही की और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं। तो इट मीन्स कि एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है, इकोनॉमिक जो एक नंबर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। साथ साथ कोशिशें की जा रही हैं कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई ऐसा काम हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो या ऐसी फाइनेंशियल असिस्टेंस हो जो मुश्किल में, अभी जो मुश्किलात नज़र आ रही हैं या मुश्किल में हम कह सकते हैं ना डूबे हुए हैं हम, वो तमाम चीज़ें सर्वाइवल की तरफ जा सके। तो फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के हवाले से। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव्स और मेजर्स लिए हैं जो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए, अभी इकोनॉमी के लिए और ख़ासकर अपनी सियासत को साइड में रख के रियासत के लिए डिसीजंस लिए गए हैं। आज हम वो डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन से डिसीजंस हैं। साथ साथ IMF के हवाले से भी बात करेंगे। और दूसरी चीज़ें ये कि पॉजिटिविटी हमेशा जो है वो एक्सपोर्ट्स से आती है। किसी भी नेशन की, किसी भी कंट्री की अगर आपको सर्वाइवल या फिर उसकी एक अच्छी GDP देखनी है तो एक्सपोर्ट्स के नंबर बढ़ाने होंगे। एक्सपोर्ट्स के नंबर बढ़ाने के साथ साथ इंपोर्ट को कम करना होगा, उसको कर्ब करना होगा, उसको साइडलाइन करना होगा और उसको डिस्करेज करना होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे साथ साथ वो कौन से मेजर्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंपोर्ट बंद होने की वजह से या फिर कम होने की वजह से पाकिस्तान का जो एक मेक इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान का जो एक व्यू है वो आगे आ रहा है। वो आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार थावर साहब। आप प्रेसिडेंट हैं यूनिसेम के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अनवर मियानूर साहब। आप फॉर्मर सीनियर वाइस चेयरमैन हैं रीप के, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जुल्फ़िकार साहब से। जुल्फ़िकार साहब, ये बताइए कि ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन की बात हो रही है, क्या समझते हैं अभी पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने काफ़ी चैलेंजेस सहे, चाहे वो फ्लड की बात करें, चाहे इकोनॉमी के डाउनफॉल की बात करें, डेट की बात करें, तो हमारे पास एक लिस्ट है। क्या समझते हैं कहाँ खड़ा है पाकिस्तान एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा, बात यह है कि अभी बहुत हम क्रूशल जंक्चर पे हैं। वी आर एट अ वेरी क्रूशल जंक्चर एंड इट इज़ ए कंडीशन, यानी इतना टफ चैलेंजेस अभी हमारे पास है कि बस अल्लाह ही खैर करे। लेकिन इसके बावजूद हमारी बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो डीमोरलाइज नहीं हुई है, हिम्मत नहीं हारी है और अभी भी तैयार है। देखिए, अभी हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया मेक इन पाकिस्तान, तो सारी बिज़नेस कम्युनिटी खड़ी हो गई हमारे साथ, ख़ास करके हमारे SMEs। और SMEs में हमारे मीडियम जो है, हायर मीडियम, अपर मीडियम। अच्छा, एनीवे, यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का ऐसा है कि एक्सपोर्ट आप नहीं कर सकते जब तक आप कॉम्पिटिटिव नहीं है। सही है। अभी आपका रुपी इतना डिप्रिसिएशन हुआ है कि आपको कॉम्पिटिटिव हो जाना चाहता था। सही है ना? ऐसे अच्छे मतलब आप एक्सपोर्ट करेंगी तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू एक्सपोर्ट बिकॉज ऑफ योर रुपी वैल्यू नाउ, रुपी पैरिटी। लेकिन इसके बावजूद आप नहीं कर सकते बिकॉज इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इंपोर्ट को कर्ब किया। वो इनकी मजबूरी थी, इनके पास फॉरेन एक्सचेंज था ही नहीं, तो ये क्या करते? अब जैसे नहीं करते तो डिफॉल्ट हो जाते हैं। हाँ, अभी यही मैं अनवर भाई से बात कर रहा था कि हम लोग यही बात कर रहे थे कि देखे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये जो है ना, ये कपड़े का जो है ताना बाना है। एक इकोनॉमिक फैब्रिक का आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों साथ साथ चलते।
अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आप तो एक इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। 60% आपका इंपोर्ट है, 40% आपका एक्सपोर्ट है। रॉ मटेरियल हमारा सारा इम्पोर्टेड रॉ है। मटेरियल इंपोर्ट होता है। रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल, यू विल बी सरप्राइज, इवन पैकिंग मटेरियल इज इंपोर्टेड। देखें ना, अभी एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, किसी का नाम नहीं लेना चाहता था, एक टूथपेस्ट वाला है। वो टूथपेस्ट तो इधर बना लेगा चौक से, मिट्टी से, जिससे भी बना लेगा टूथपेस्ट, लेकिन वो जो पैकिंग ट्यूब्स है वो सब इंपोर्ट होते हैं। सही है ना? तो वो एक्सपोर्ट डोमेस्टिक भी नहीं सप्लाई कर सकेगा। इतना खराब और क्रूशल जंक्चर है। मैं स्टेट बैंक की एडवाइजरी कमेटी में भी हूँ, तो वहाँ भी मैं बातें सुनता रहता हूँ, समझता रहता हूँ कि यू डोंट हैव मटेरियल इवन टू पैक योर ओन मटेरियल। आपके अपने प्रोडक्ट्स को आप पैक नहीं कर सकते। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हम लोग फिर भी चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेके घूमते। चलें, एज ए नेशन हमें स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। मैं इंट्रोडक्टरी कमेंट मियां नूर साहब से ले लूँ। मियां नूर साहब, प्लीज़ ये बताइए कि इकोनॉमिक कंडीशन और साथ साथ जैसे कि जुल्फ़िकार साहब ने कहा कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके रॉ मटेरियल हमें इंपोर्ट करना पड़ते हैं, और हमारी जो फर्दर अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें तो हमारी इकोनॉमी जो है वो इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, इंपोर्ट बेस्ड एक्सपोर्ट्स है। क्या समझते हैं आप, एज यू आर कनेक्टेड विद राइस सेक्टर, तो आप समझते हैं कि राइस सेक्टर अपनी चीज़ें फुलफिल कर रहा है, या यहाँ भी कुछ ना कुछ हमें इंपोर्ट करना पड़ता है फिर एक्सपोर्ट करना पड़ता है? देखिए, मैं पहले ग्राउंड रियलिटी पे आऊँगा, कंट्री के ओवरऑल सिचुएशन पे जो बड़ा डिपेंडेंट है, और वो ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, उसकी वजह से हमारा सबसे बड़ा लॉस है। और ये सिंस लास्ट 1 years वी आर फेसिंग, नॉट ओनली द बिजनेस कम्युनिटी, 250 million ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन आर फेसिंग ड्यू टू द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। जब तक आपके मुल्क में जो है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, आप जो है एक रोड मैप नहीं होगा, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। लास्ट ईयर जब ये गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, और जब से लेकर अब तक इतने फेसेस पाकिस्तानी कौम ने भुगते हैं और बिजनेस कम्युनिटी ने। और देखें, मैं आपको बताऊं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। आपने राइस सेक्टर की बात की हमारी, हमें जो है हम सुबह देख रहे होते हैं कि आज 280 रुपये का डॉलर है, फिर 2 घंटे के बाद देख रहे हैं कि 260 रुपये का है, 265 का। किस तरह बिजनेस करेंगे? किस तरह बिजनेस नहीं कर सकते। तो इस वक्त सबसे पहली जो ज़रूरत है वो ये है कि कोई भी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। जो मेन पिलर्स हैं उनको चाहिए। इवन मैं तो यहाँ कहूँगा इस वक्त ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करने की। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वो फ़ौरन फुल बेंच तश्कील दें, राइट। और जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाएं, इलेक्शन रिफॉर्म पे बात करें। एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन होना चाहिए जी, ताकि जी, तमाम जी, पार्टीज एक पेज पे आ जाएं। जी जी। मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल से हटके मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहती हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी एक पेज पे है, और जैसे कि जुल्फ़िकार साहब ने कहा कि वो भी बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि हमारे काम जो हैं या फिर हमारे जो बिजनेसेस हैं वो फ्लरिश करें। तो फिर वो टैक्स के इश्यूज आ जाते हैं कि टैक्स के लिए पहले बड़ा इशू था, टैक्स नहीं देते थे, फिर सुपर टैक्स का लास्ट टाइम जो है वो एक किया गया, सुपर टैक्स के लिए वो ऑर्डर वहां पे चले गए कि नहीं हम नहीं हमने सब पेमेंट की है। तो फिर उसके बाद पेमेंट की ना सर, पहले तो नहीं हुई, तो पहले तो आप लोग भी सभी जी, रुकना चाह रहे थे। तो मसला ये है कि सब ऑप्टिमिस्टिक तो हैं, लेकिन कोई तैयार नहीं है कि वो स्टार्ट कहाँ से करना है। हम सबको एज अ नेशन भी तो स्ट्रांग होने की जरूरत है। अगर अपर क्लास है तो वो अपने मुताबिक टैक्स दे, लोअर क्लास है तो वो देखे। आपने बिल्कुल सही फरमाया। जिस मुल्क में सिर्फ 3 मिलियन टैक्स पेयर हों जी, और उसमें सैलरीड जो हैं वो 8 से 10 लाख हों, तो वो मुल्क कहाँ से सरवाइव करेगा? नहीं कर सकता। और उसमें से भी जो फाइलर हैं वो नील फाइल करने वाले हैं। जी जी। तो वो देखें, वो उसमें भी एक ट्रस्ट का एक पहलू आता है। एक्चुअली वही अगेन वही बात आती है कि गवर्नमेंट ने आपको एक रोड मैप देना है जी, और उस रोड मैप पर जो है पॉलिसीज़ बनती है। मैं अगर आज एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं ये सोचूं कि भाई मुझे राइस मिल के लिए प्लांट मंगवाना है, तो मैं आज सोचूंगा, कल एलसी ओपन करूँगा, मैं जो है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाऊँगा, सोचूंगा, एक प्लान करूँगा।
अब यहाँ कोई भी स्टेबल पॉलिसी नहीं है। आप सऊदी अरब को देखें, उन्होंने अभी से विजन 2030, या आप यूएई को देखें, आप कतर के एग्जांपल ले लें, फीफा कराया उन्होंने, कितने साल से उन्होंने एक विजन दिया, एक ऐसा। ये इस वक्त हमारे मुल्क को जो एक्चुअल ज़रूरत है वो एक विजन की ज़रूरत है, एक अच्छी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लीडरशिप की ज़रूरत है, और वो जब भी आ सकती है जो इस मुल्क में जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, Right. और फिर हमें जो एक पाथ मिले और हम आगे जा सकें। राइट मैं जुल्फ़िकार साहब से पूछना चाहूँगी। जुल्फ़िकार साहब, मैं थोड़ी सी अगेन पॉलिटिक्स से हट के फिर बात करना चाहती हूँ। आप बताइए कि हमारे पास अभी तो नहीं, लेकिन पहले भी तो हमारे पास एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है, पहले भी तो हमारे पास ये हालात रहे, पहले भी मुश्किलात आई हैं, फ्लड भी आया है, अर्थक्वेक भी आया है। अभी लास्ट ईयर भी हमने ये सहा है। इनका कहना था कि लास्ट जब गवर्नमेंट इन्हीं डेज में आई थी, अप्रैल थी, यानी कि रमज़ान से पहले का टाइम, और यही अभी भी टाइम हो रहा है। आप समझते हैं इन हालात के अंदर, इतनी मुश्किलात के बाद फिर भी आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्रीज़ या हमारे SMEs हैं वो आगे बढ़ें? बात यह है कि इस टाइम ये हुआ कि पेंडेमिक भी आया, जी फिर फ्लड्स भी आए, जी, तो इस टाइम कुछ ये चीज़ें कुछ ज़्यादा आ गई सब। नेचुरली डिजास्टर। सही है ना? तो yet despite of all that, but this time what we are facing through is due to an economic collapse. ये है due to more spending. You know कि ज़्यादा स्पेंडिंग हमने किया, अनवाइज स्पेंडिंग। अब देखें ना कितने सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने खोल दिए थे इमरान खान के टाइम पे, कामयाब जवान प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, वो सब हलवाई की दुकान पे नानी का फातिहा वो है ना, ये सब के सब ये प्रोजेक्ट खोल दिए, वो खोल। अरे भाई जब तुम्हारे पास। जी सर, मैं आपको पास करूंगी, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, जुल्फ़िकार साहब भी मौजूद हैं, मियां नूर साहब भी मौजूद हैं। जुल्फ़िकार साहब प्लीज़ ये बताइए कि एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, और वही हम गुफ्तगू कर रहे थे, एक्सपोर्ट सेक्टर में ऐसी क्या रॉकेट साइंस है जो आपने अपने इंट्रोडक्टरी कमेंट में भी कहा कि ये चीज़ हमें इंपोर्ट करना पड़ती है, फिर हम इसको पैक करते हैं, या ये चीज़ हमें इंपोर्ट करना पड़ती है तो फिर हम रॉ मटेरियल की वजह से उससे एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा क्या है कि हमारा रॉ मटेरियल चाहे केमिकल्स में हो या डिफरेंट किसी भी सेक्टर में हो, नहीं बन सकता यहाँ? देखिए केमिकल में तो हम बहुत पीछे हैं, ठीक है, हमने केमिकल में अब तक वो हासिल नहीं किया जी। मे बी बिकॉज के हम पेट्रोलियम साइड पे वीक है, हमारे पास ऑयल नहीं है। जो मुल्क के पास ऑयल है दे आर वेरी सुपीरियर इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ओके। लेकिन हमारे पास दूसरे इंडिजीनियस रॉ मटेरियल बहुत है, और जैसा अभी हमने ऑलिव्स भी उगाया, आपने देखा जी, सही है ना। तो और अभी हमने इनको बोला, हमने ये जो अभी ग्रुप फॉर्म किया है ना, इसमें हमने PCSIR को बुलाया और हमने इनको बोला कि आप चाय का कोई सब्स्टिट्यूट बनाओ। यू आर इम्पोर्टिंग ए लॉट ऑफ टी जी। हमने इनसे कहा कि चाय का कोई सब्स्टिट्यूट बनाओ, तो दे आर मेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट। और ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, जैसे पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, और खाने पीने की चीज़ें हैं। अभी उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने बताया मुझे कि उन्होंने सिंथेटिक मीट बनाया है। अच्छा। हाँ, और सोयाबीन से उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बनाई। और तो मैंने इनको बोला कि सोयाबीन तो फिर भी इंपोर्ट होता है, आप पीनट से बनाओ, है ना, मूंगफली से बनाओ, जो है वो मूंगफली से बनाओ। तो उन्होंने मूंगफली से बटर बनाया और बहुत सारी चीज़ें बनाई, और सिंथेटिक चीज़ें भी बनाई बहुत सारी। तो अब इट कॉल्स फॉर एन एफर्ट, हमें अभी एफर्ट की जरूरत है। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, हमारे साइंटिस्ट जो अब हम जाते हैं सुपर स्टोर्स में, देखते हैं तो शेल्फ अब पाकिस्तानी प्रोडक्ट से भर रहे हैं, क्योंकि वही वजह है कि आपने इंपोर्ट को डिस्करेज किया है और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, और साथ साथ जो अपनी डिमांड है वो खुद फुलफिल करनी है। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि जैसे आपने कहा कि कोई ना कोई वैल्यू एडिशन करें। वैल्यू एडिशन की तरफ जाने में हमने देर नहीं कर दी। वैल्यू एडिशन में मैंने इनसे कहा कि वैल्यू एडिशन ब्यूरो बनाओ जी, जैसा एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो था कि ज़माने में, तो आप खास एक ब्यूरो बनाओ, वैल्यू एडिशन ब्यूरो। लेट द फार्मर कम टू यू कि मेरा ये प्रोड्यूस है, बताओ मैं इसका क्या करूं। तो देखिए ना, फार्मर को एजुकेशन चाहिए ना,
उसके पास तो ज़मीन है, सब है, सब है, लेकिन उसको एजुकेशन चाहिए, उसको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। ये तो शुक्र है आजकल ये इंटरनेट की वजह से फार्मर के बच्चे भी अभी पढ़ के आए, वो बताते हैं अबू देखो ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए मैं प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ आपको जो एक्चुअली आई एम टॉकिंग द ग्राउंड रियलिटीज़ कि व्हाट हैज़ टू हैपन, व्हाट दीज गाइज हैव टू डू, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बना सकते हैं और ये कर सकते हैं। देखिए अभी सीमेंट है, तो सीमेंट का भी इन्होंने एक बनाया, आपको याद होगा पहले तो सिर्फ ये सीमेंट बनाते थे, अब ये री एनफोर्स सीमेंट बनाते, स्ट्रॉन्गर सीमेंट बनाते, सीमेंट के अंदर चीज़ें मिक्स करते। अब तो एक्सपोर्ट भी हो रहा है, अब तो एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो वैसे ही उन्होंने मुझे दिखाया, ये PCSIR इज क्वाइट एक्टिव नाउ, अभी हमारे बोलने पे हमने इसको काफ़ी एक्टिव किया हुआ है। अच्छी बात है, अगर स्मीडा भी साथ आ गया हुआ है, तो हाँ। स्मीडा भी आ गया, SEDF भी आ गया है, सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड भी, और TDAP भी है। तो ये सब अभी हम साथ मिलके बैठ रहे हैं, ठीक है। राइट। अच्छा, एक हमारी एक और भी चीज़ है सर, टिटैप का भी एक रोल है, आपने सही पॉइंट आउट किया है। हमारे पास कुछ, हम ट्रेड को बिजनेस कम्युनिटी ज़्यादा तरजीह दे रही हैं कि वो चाहते हैं कि हम गुड्स मंगवा लें और यहाँ सेल आउट कर दें या आगे सेल आउट कर दें, वो क्यों मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं जाती? मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा, हमारी कौम थोड़ी लेजी भी है, यू नो, मैन्युफैक्चरिंग इज अ टीडियस जॉब, वो हैसल नहीं पड़ना चाहिए। हैसल भी है और इनकी आदत हो गई है ना अभी इजी बनने की। ट्रेडिंग किया, इसकी टोपी उसके सर, यहाँ से मंगाया वहाँ दे दिया, वहाँ से यहाँ दे दिया, तो ये इनको मज़ा आ गया है इसमें। तो ये अच्छी इनकम मिल जाती हाँ, है। मगर ये लॉन्ग रन के लिए तो अच्छा नहीं है ना। जी। लॉन्ग रन के लिए तो इनको मेहनत करनी है, इनको अपने आप को बनाना है। हमारे बच्चे कल बड़े होकर पूछेंगे हमसे कि अबू तुमने क्या किया हमारे लिए, ये तुमने तो ये तो आसान तरीका सिखा दिया कि ये कभी कभी समझो जिस कंट्री से हम मंगाते, अब देखो यूक्रेन वॉज अ वेरी बिग एक्सपोर्टर, कितनी कंट्रियां बैठ गई है यूक्रेन की वजह से, रशिया की वजह से। तो इट्स बैड, यू मस्ट मेक योर ओन गुड्स। आपको मोहताजी नहीं होनी चाहिए, जो चीज़ आप खुद बना सकते, जो नहीं बना सकते आप, जो चीज़ आपके पास कुदरती नहीं है आपकी ज़मीन में, वो आप मंगाए कहीं और से। अल्लाह ने आपको सब दिया तो हुआ मैं है। मियां साहब से पूछूंगी, लेकिन आप मुझे एक और चीज़ ये बताइए कि स्पोर्ट्स हमारे पास बड़ा अच्छा एक सेक्टर था, स्पोर्ट्स गुड्स हमारे पास होते थे। अभी फीफा का भी जिक्र किया, तो फीफा में भी बॉल्स हमारे पास से ही जाते हैं हमेशा से, फुटबॉल। आप क्या समझते हैं, और हमारे पास गुड्स या स्पोर्ट्स को इनकरेज किया जाए तो पूरी दुनिया में हमारे पास ये मार्केट आ सकती है? क्योंकि हमारे पास जो रग्बी की बॉल है वो भी शेप पाकिस्तान ने दिया, उसका भी जो एक हाफ ऊपर से और नीचे से कटा हुआ, वो इस तरीके से सर इनकरेज तो किया जा सकता है ना। देखिए हमने इनको एक बना के दिया, स्मीडा को भी और TDAP को, कि आप हर सेगमेंट में जाओ, हर सेगमेंट की रिक्वायरमेंट अलग है। कॉटन टेक्सटाइल की अलग है, राइस की अलग है, फुटबॉल की अलग है, सर्जिकल गुड्स की अलग है, इलेक्ट्रिक की अलग है, हर एक की अलग है, लाइट इंजीनियरिंग की अलग है। आप पंखे जो आप बनाने लगे ना, दुनिया भर में आप भेज रहे थे, ठीक है, तो फिर ये आगे पंखे वाले हमारे पास रोते हुए कि अब चाइना ने हमें ओवरटेक कर लिया। मैंने कहा क्यों? अब तो ये फैंस भी बंद हो रहे हैं ना। हाँ, तो नहीं से। तो वो मुझसे कहने लगे कि चाइना वाला फैंसी बनाता है। मैंने कहा अभी बनाओ फैंसी, आपको कौन रोकता है? जी, बनाओ फैंसी, उसके अंदर डिज़ाइन डालो, वो करो, फ्लावर्स डालो, यू मेक इट फैंसी। तो हमारे लोगों का माइंडसेट जो है ना वो लॉक्ड है, इस ब्लॉक। चलिए जी, बहुत सारे सवालात हैं मेरे जहन में, लेकिन मैं मियां नूर साहब को गुफ्तगू में शामिल करूं। सर प्लीज़ मुझे ये बताइए कि वैल्यू एडिशन की बात हो रही है, राइस के अंदर वैल्यू एडिशन काफ़ी आजकल सामने आ रहा है। हम देख रहे हैं कि राइस से उसका जो एक वाटर है, राइस वाटर है, वो बड़ा मेडिकेटेड बन रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। प्लीज़ ज़रा इसके बारे में बताइए। देखिए राइस हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसा कुछ पिछले 3-4 साल से 100% ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट हो रहा है दुनिया में। सबसे बड़ा बायर इस वक्त हमारा चाइना है, और उससे वो राइस केक बना रहे हैं, नूडल्स बना रहे हैं, राइस की जो है काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा। तो वो ये 100% ब्रोकन जो है वेस्ट हो जाता था। अब आपने यहाँ अभी जो है वीट की शॉर्टेज हुई, तो अभी राइस का आटा माशाल्लाह जो है पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस पहले से थी, लेकिन कुछ जब उसकी सेल मार्केट में बढ़ी, अब डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ी, तो ये विटामिनाइज्ड राइस भी बना रहे हैं, फिश प्रोटीन डाल जी, राइस ऑयल है, राइस ऑयल जी। थाईलैंड बहुत Bran बड़ा काम कर रहा है इस पे, और दे आर बहुत ह्यूज मार्केट बनती जा रही है ऑयल की, और वर्ल्ड के अंदर बड़ी इसकी डिमांड है। पाकिस्तान में है डिमांड, या पाकिस्तानी अभी नहीं इतना जानते? पाकिस्तान में 1-2 प्लांट पंजाब में अभी लगे हैं। अच्छा। लेकिन इसमें बहुत बड़ा स्कोप है।
देखिए लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर टेक्सटाइल, जैसे आपको पता है कि जो है राइस जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट्स है, जी हाँ। है। और लास्ट ईयर वी हैव अचीव द हाईएस्ट टारगेट $, 2.5 बिलियन। इस साल फ्लड की वजह से जो है उम्मीद है इंशाल्लाह 2 बिलियन तक हम पहुंच जाएंगे। और कोशिश है हमारी कि हम इससे भी कुछ फिगर बढ़े। देखिए काम करने को बहुत सारी फील्ड्स हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। और एक्सपोर्ट की फील्ड के अंदर देखिए सबसे पहले हमारे पास है आईटी। अगर हम आईटी पे जो है काम करें, हुकूमत करे आईटी पे काम, तो आईटी मुझे ये हर वक्त खौफ रहता है कि कल मेरी जो राइस का सेक्टर है वो आईटी ना ले जाए, अच्छा 3 बिलियन से भी क्रॉस ना कर जाए। वो तो ऑब्वियसली करेंगे जी, क्योंकि हमारे जी। नेबरिंग कंट्रीज से इतना जी, ज्यादा आईटी तो एक्सपोर्ट हो रहा देखिए है। हमसे हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है जो आपने अभी बात की, वो उन्होंने आईटी से बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया है। जी, तो वो हमारे पास एक बहुत बड़ी फील्ड है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है देखिए यंग जनरेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं जिनको आप अब जॉब नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल। गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। आप उन्हें क्योंकि अब इतनी जॉब्स हैं भी नहीं है और भी हमारे नहीं। पास जो यंगस्टर्स हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा जी है। देखिए मैकेनिकल फार्मिंग है, ठीक है, वो उस पर बहुत काम की ज़रूरत है। लास्ट ईयर हम सिंध गवर्नमेंट के साथ उस पर हमने बहुत काम किया। फाइटोटोन टनल है, वो अगर हर सुबह अगर ये फाइटोटोन टनल ये क्या होती है? ये कि जो आपकी जो सीड की रिसर्च होती है जी, वो जो 8-9 साल में 7 ईयर्स में होती है, वो 1 साल में हो जाती है। अच्छा, उसमें जो है आप नॉट ओनली फॉर राइस सीड, इसमें आपके फ्रूट वेजिटेबल सारे उसके लिए आप रिसर्च करके आप जल्द से जल्द आप मार्केट में ला सकते हैं। अब आपने जिस तरह बात की, मैं मशरूम की बात करूं, मशरूम हम वी आर इम्पोर्टिंग। अब जैसे Exactly, इम्पोर्ट tin में ही आते हैं, जी हाँ। अब ये अभी जो इम्पोर्ट बैन हुआ, यहाँ कंट्रोल फार्मिंग शुरू हो गई अच्छा, जी मशरूम की। ठीक है, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, आप इसको लोकल कंजम्पशन के लिए भी दे सकते हो। देखिए कहाँ फील्ड तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तमाम नेमतों से नवाजा हुआ है। अच्छा हमारी जो एक मिट्टी है, हमारी सॉइल भी इतनी ज़्यादा फर्टाइल है कि इसके अंदर जो चीज़ भी हम उगाते हैं वो खुशबूदार और उसकी एक अपनी पहचान होती है। जैसे राइस की बात करें तो पाकिस्तान का राइस इज़ वन ऑफ दी हम कह सकते हैं फ्रेग्रेंस राइस है, यानी कि खुशबूदार राइस है। अगर हम बात करें एरोमेटिक, और अगर हम बात करें कि पीनट्स की या डिफरेंट और भी चीज़ों की, तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ पाकिस्तान के अंदर आती है एज़ कम्पेयर टू चाइना। चाइना के अंदर थोड़ा सा हाइब्रिड चीज़ होती है, टेस्ट नहीं होता मगर आपको लुक बड़ा अच्छा होता है। सो पाकिस्तान इज ब्लेस्ड नाउ। देखिए मैं ये आपने बहुत ही ये अच्छी बात की। 2005 में हम फर्स्ट टाइम डेलीगेशन लेकर गए थे चाइना। देन वी केम टू नो, वहाँ ट्रिपल PhD थे साइंसदान उनके चाइनीज़। हम तो जैसे सुपर कर्नल बासमती राइस, ठीक है, सुपर जो है वो इज हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने हमें बताया कि भाई आपका कीनू कितना अच्छा टेस्टी क्यों है, उनका आपका एप्पल में एक अलग डिफरेंट टेस्ट बहुत अच्छा क्यों है, आपका बनाना क्यों है। क्योंकि कुदरती अल्लाह की तरफ से, परवरदिगार की तरफ से हमारे जो वाटर में और सॉइल में एक जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादा है। तो ये उन्होंने हमें बताया, हमारे पास रिसर्च नहीं थी उसकी, उन्होंने हमें बताया। जब हम ब्रीफिंग में बैठे, सेशन में बैठे, तो आप देखें तो वर्ल्ड से टोटल डिफरेंट है हमारा कीनो। हमारे एप्पल का टेस्ट देख लें, हमारे इवन हमारी जो वीट है, हाँ। वीट है उसके ग्लूटेन जो है वो जो है वो ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। तो ये अल्लाह, मैं ये कह रहा हूँ ना, हमारे पास देखें R&D का इशू है, R&D नहीं है हमारे पास। इशू है अभी जो क्लाइमेट चेंज का जो है, फ्लड आ गया, उस पर हम जो आगाही नहीं दे रहे फार्मर्स को नहीं दे रहे। ये सारे सेक्टर्स हैं काम करने। देखें एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए ये सब कुछ हमें करना होगा। ये अगर हम ये पाथ देंगे अपने फार्मर्स को और हमारे लोगों को, अब हम 10-10 एकड़ ज़मीन पढ़े लिखे नौजवान को दे दें, ठीक है, और वो 50,000 रुपये एकड़ में जो है वो अपना मैकेनिकल फार्मिंग कर लेगा और 3 क्रॉप ले लेगा, तो वो नेक्स्ट ईयर ज़कात देने वाला बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो वो अब ये काम करने की इस वक्त सख्त ज़रूरत है। और इसी तरीके से हम जो है ये हमारा जो देखें IMF से आपने ठीक है वो
आपको एक वक्ती तौर पे आपको ब्रीथ देता है। राइट मियां नूर साहब, यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी। हमारे साथ ओवर कॉल फरीद आलम साहब मौजूद हैं, आप सीईओ हैं एकेडी सिक्योरिटी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू जी। फरीद साहब, ये बताइए कि मार्केट को कैसे देख रहे हैं, और आईएमएफ जो बड़ा एक डिले हो गया है, तो इस वीक के अंदर नजर आता है आपको? मार्केट को जिस तरह से भी देख रहे हैं, इट इज टेकिंग टाइम टू रियली अपने आप को ये करेक्ट करें, लेकिन इंतजार जरूर लंबा है, लेकिन इट लुक्स अबाउट टू बी ओवर। आईएमएफ का इस हफ्ते इंशाल्लाह कोई न्यूज आ जानी चाहिए, काफी लंबा हो गया है। और ये जो छोटी छोटी अब 2-3 इरिटेंट्स रह गए हैं, हमारी नेगोशिएटर्स को भी चाहिए कि जो ₹3.82 और देर अबाउट हो, जो बिजली का वो कह रहे हैं कि फॉर द टाइम बिंग ना रखें, इसको कंटिन्यू करें, और देर जो भी आ रहा है प्रेस में, अभी इतनी छोटे इरिटेंट्स हैं कि इसको बेस बना के किसी और को मौका देना कि आपको डिले करता जाए, ये मुनासिब नहीं है। तो कॉर्पोरेट रिजल्ट, जिस तरह आपसे मेरी पिछले हफ्ते बात भी हुई थी, उस वक्त पेमेंट सेक्टर के रिजल्ट आना शुरू हुए थे, वो सारे बड़े अच्छे आ रहे हैं। बैंकों की अर्निंग, क्योंकि इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट जैसी है और जिस तरह से उनकी कमाई हो रही है, यूबीएल, मीजान बैंक, सबके पिछले वाले क्वार्टर के भी और इस क्वार्टर के रिजल्ट बहुत शानदार हैं। डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छा आया है। बैंकिंग का रिजल्ट तो अच्छा आया, लेकिन यहाँ पे उसकी जो रेटिंग है वो भी तो डाउनग्रेड की गई है अभी लास्ट, अभी हमने फ्राइडे को देखा है। तो देखें, एक हद तक जब मखमल में पहला टाट लगता है ना, तो बुरा लगता है। अभी हमारे जो इंटरनेशनल पोजीशन है, हमारी रेटिंग एजेंसी जिस तरह पाकिस्तान को उन्होंने विलन बना के पेश किया हुआ है, और परहैप्स मैं ये इसकी डिटेल्स भी नहीं जाता कि राइटली और रॉन्गली, ये 2-2, 3-3 बेसिस पॉइंट, 2-2, 3-3 नॉचेस नीचे कर देते हैं। अब वो आपको एक हद तक जो है, आपने यू वर कॉग्निजेंट कि भाई हम इसको लड़ें, फाइट करें और अपने ऊपर आप ऐसी रेटिंग्स ना आने दें। बट हमें अभी, जिस तरह शायर ने कहा था ना कि हम तो अब डूब कर ही उभरेंगे, वो रहें शाद जो किनारे हैं। तो पाकिस्तान की इकॉनमी शैम्बल्स में जाके अब इंशाल्लाह यहाँ से हमारे पास और कोई जगह नहीं है कि हम और साउथ की तरफ जाएं। हमने इंशाल्लाह यहाँ से बेहतर ही होना है। 2 और 3 के मल्टीपल्स पे जो शेयर्स हैं, वो तो न्यूक्लियर डेटोनेशन के बाद भी नहीं हुए थे पाकिस्तान में, और जो कंट्रीज डिफॉल्ट कर चुकी होती हैं वहाँ भी ये हालत नहीं होती। हमारे यहाँ तो ये जो लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं कि चलो अब आईएमएफ हो जाए, अब ये हो जाए, फिर हम सोचेंगे, दोबारा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और हमने जो उनको सेफ हेवंस दी हुई है, हमारे वाले जरा क्रिटिक्स को ज्यादा सुनते हैं, या फिर क्रिटिक्स में या फिर गॉसिपिंग में ज्यादा उनका दिल लगता है? आप ये बेहतर समझते होंगे, बिजनेस कम्युनिटी का टेस्ट। नेगेटिविटी सेल बहुत अच्छी प्रीमियम पे होती है ना। जो अच्छी न्यूज है वो उसका बायर कोई नहीं मिलता, और नेगेटिव न्यूज का बायर जो है वो प्रीमियम पे वो नेगेटिव न्यूज खरीदता है, और उसके पास 50 बैड न्यूज होती है, 51वीं की तरफ भी वो तैयार रहता है कि कोई नेगेटिव न्यूज। ये हमारे मुआशरे का, और मैंने बहुत सारी नेशनैलिटीज और दोस्तों यारों को देखा है, पाकिस्तान न्यूज में खास तौर पे इस नेशन का जॉनरा जो है, राइट, नॉट टू डिफेंड आवर कंट्री, बहुत बढ़ गया है। नहीं डिफेंड करना है हमें, और हम हमारी कंट्री की हर बुराई हमारी अपनी बुराई है और हम इसको सही करेंगे। लेकिन ये है कि ये नहीं कि बुराइयों को आप बिल्कुल हाईलाइट कर दें। अच्छा फरीद साहब, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि 300 बिप्स अप हुए हैं, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। 200 बिप्स तक का तो सोचा था, लेकिन 300 बिप्स इज ह्यूज। आप समझते हैं कि मार्केट ने इसे कैसे रिएक्ट किया है? आज तो बड़ी पॉजिटिव एक रेंज बाउंड भी है, और वीक का आगाज़ है। आप और हमारी नेचर यही है कि हम देखते हैं कि फर्स्ट डे अच्छा हो तो फिर पूरा वीक जो है वो एक अच्छा जाता है। डू यू थिंक दैट कि अब आने वाले दिनों में क्या फर्दर रेट हाइक या इन्फ्लेशन को देखते हुए क्या नज़र आ रहा है सर, क्या सर्कमस्टांसेस हैं? देखें, जो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में जहाँ के सारा कुछ ना, हमारे पास कॉर्पोरेट मतलब एक लेंडिंग है 9 ट्रिलियन की, जो अफेक्ट होती है डॉलर के रेट ऊपर नीचे करने से। जो इंडस्ट्री की टोटल जो बोरिंग है वो अबाउट 9 ट्रिलियन है। अच्छा, हमारे यहाँ कंज्यूमर के लोन्स नहीं हैं पाकिस्तान में। हमारे यहाँ जो रेट इंक्रीज करके इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का तरीका है, मैं एज अ प्रैक्टिशनर, नॉट एज एन इकोनॉमिस्ट, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट एट ऑल, बट स्टिल मैं ये सोचता हूँ कि हमारे लोग जो हमें रेसिपी देते हैं वो हमारे लिए नहीं है। इंटरेस्ट रेट आप जो मर्जी कर दें, जो इसका नुकसान सबसे बड़ा, इसका अब तक सबसे पहला सवाल ये है कि इंटरेस्ट रेट हाइक का नुकसान और फायदा किसको है? सबसे बड़ा इसका जो नुकसान है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का खुद है, क्योंकि उसका ही जो लोन की रीपेमेंट बढ़ जाती है, जो ईट आउट कर देती है उसके 70-80% रिसोर्सेज। तो हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। लेकिन अभी पाकिस्तान के जिस तरह के फॉरेक्स रिजर्व के हालात हैं, और जिस तरह की हमारी गवर्नमेंट
और फाइनेंस मिनिस्ट्री इस वक्त फंसी हुई है, इनकी सोचने समझने की सलाहियत अंडरस्टैंडेबली थोड़ी कम हुई हुई है। इंशाल्लाह ये IMF हो गया, फ्रेंडली कंट्री से पैसा आ गया, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में इतनी जान है कि वो दोबारा अपने पांव पे तेजी से खड़ी हो सकती है। और जब IMF आएगा, ये अच्छी न्यूज मैं आपको जरूर दे दूं पहले, और अल्लाह करे मेरी बात सच्ची साबित हो, जिस दिन IMF की आएगी डिटेल्स, मार्केट 1,500 या 2,000 पॉइंट एकदम बढ़ेगी इंशाल्लाह, उसके बाद अपने आप को एडजस्ट करेगी। अच्छा फरीद साहब, आपने कहा कि हमारा जो एक नुकसान होता है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ही होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, तो डू यू थिंक दैट देयर इज एनी सोल्यूशन, क्योंकि इसका ऑल्टरनेट क्या है जिसको हम अटेम्प्ट करें या अडॉप्ट करें तो ये हमें कड़वा घूंट ना पीना पड़े? देखिए, ये जो एक प्लेन वनीला है, वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस फॉर द लास्ट 10-15 इयर्स कि पाकिस्तान की, सबको पता है, हम माने या ना माने, कि पाकिस्तान का फॉर्मल सेक्टर जी इतना बड़ा नहीं है जितना इनफॉर्मल सेक्टर है। जी जी ये वाली एक बात। दूसरी बात ये कि आप ये सोचें कि पाकिस्तान में कंज्यूमर लोन नहीं है, हाउस के लोन नहीं है, गाड़ियों के जो लोन्स हैं उनको कंज्यूमर में चले करके आप देखें तो बहुत ही मिनिस्कियल हैं। तो आप जब रेट बढ़ाते हैं, पॉलिसी रेट बढ़ाते हैं, उससे काइबर बढ़ता है, उससे नुकसान, या आप जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करते हैं वो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी आप वही हरकत करते आ रहे हैं बहुत सालों से, बिकॉज किताबों में यही लिखा गया है और वही पढ़ाया गया है। तो आई थिंक ये जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो कुछ क्लीशेज हैं वो चेंज करना पड़ेंगे, और अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो जो एक पुराना दकियानूसी सा फॉर्मूला है कि इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया जाए और पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाए, वो ना किया जाए? मेरा तो यही ख्याल है। वेल तो फिर इसका सोल्यूशन भी एक प्रॉपरली या तो हमें एकेडमिक में पब्लिश करवाना पड़ेगा या फिर आपको एक किताब लिखनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच फरीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। नूर साहब भी मौजूद हैं और जुल्फ़िकार थावर साहब भी। जुल्फ़िकार साहब, आपने भी सुना कि एक रेट हाइक हो गया है हमारे पास 300 बिप्स, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, और था कि हाँ मार्केट के अंदर 200 बिप्स, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर आ फ्लरिश। तो आप समझते हैं कि अब जो कि ये फार्मूला जो कि फरीद साहब भी बात करते हैं और अपने अंदाज में एक शेर के साथ उन्होंने ये अपनी पूरी एनालिसिस दिया, क्या समझते हैं आप कि यही एक ऑप्शन है या यही फार्मूला है जो पाकिस्तान हमेशा अडॉप्ट करता है इन्फ्लेशन को डिस्करेज करने के लिए? अदर फार्मूला क्या है कोई और? यू सी, अभी राइट नाउ जो इनका है ना, अभी तो दे आर इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग। और जितने भी ये स्टॉक एक्सचेंज वाले भी बात करते हैं, दूसरे भी करते हैं, दिस इज ऑल स्पेकुलेटिव टॉक। I don't agree with them. सही है, because the reality is that you have to tailor everything. पूरा आपको ये रिवैम करना पड़ेगा, इसको टेलर करना पड़ेगा, आपको एक एक चीज़ अपने एक्सपेंसेस के टारगेट्स बनाने पड़ेंगे, लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, जब जाके ये सारी बातें होएगी। अब तो आप कुछ भी कह सकते हैं ना इसे कि अगर IMF हो गया ये 1000 वो ऊपर चला जाएगा। You see, IMF तो जाएगा, but you know, according to me, IMF will not solve much of your problem. What will IMF will pave the way for others to give you money. IMF पैसे देगा आपको तो फिर चाइना भी देगा, कतर भी देगा, सऊदीया भी देगा, UAE भी देगा, सब देंगे। Because IMF का अगर आपने प्रोग्राम अडॉप्ट किया तो all these other people, other countries, उनको एक फेथ आएगा कि हाँ आपने अपने आप को दुरुस्त करने का इरादा किया है। राइट, एक इनिशिएटिव टू बी ऑनेस्ट विथ यू, दिस इज द ऑनेस्ट ओपिनियन, अदरवाइज इट इज ऑल होप। हर आदमी अपनी होप दिखाता है कि भाई ये वो, इट इज नॉट होप, ये अब मेहनत मांगता है, अब ये मेहनत मांगता है। हमारी जो ये अयाशी जो रही है ना, उसको खत्म करनी पड़ेगी, हमें अपनी ऑस्टेरिटी करनी है, हमें बिजली बचानी है, हमें सेविंग करनी है, हमें गैस को जाया नहीं करना। हाँ, हमें ये सारी चीजें। अभी हमने एक फैक्ट्री का ऑडिट किया, पता लगा 40% उस पे वेस्टेज हो रही है। देखें, लाइन लॉसेस को कंट्रोल करना है हर जगह, हर घर में। आप अपने घर में देख ले, मैं अपने घर पे 4-5 बत्तियां फजूल की जलती होगी, भाई क्यों जलती है? हमें, और शुरुआत आप अपने से करें। हाँ, तो ये सब करना पड़ेगा। इट कॉल्स फॉर गुड लीडरशिप, आई मीन ट्रेड लीडरशिप ऑल्सो, आई डोंट मीन, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेड लीडरशिप। ट्रेड लीडरशिप की जरूरत है कि नहीं अनवर भाई? ट्रेड लीडर बताएगा ना आपको, अनवर भाई बताएगा राइस वालों को क्या करना जी, मैं अपने SMEs को बताऊंगा। तो हमें तो SMEs का एक इशू ये भी रहा है कि हम बहुत ही क्या कहते हैं उसे, एक कन्वेंशनल काम करना चाहते हैं, हम एक वही रिवायती काम करें। जैसे आपने कहा कि हमारी मार्केट चाइना ने कैप्चर कर लिया, आपने कहा डिजाइन डालो फैंस को, इस तरीके से वो इट कॉल्स फॉर एजुकेशन ना। देखिए, हमारे गवर्नमेंट में स्मीडा किस लिए बना?
एसएमईज को सिखाने के लिए। जी। टीडीएपी किस लिए बना? एक्सपोर्ट को प्रमोट सपोज यू करने के टॉकिंग लिए। अबाउट डेयरी सेक्टर, डेयरी जो हमारे पास सेक्टर है वो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड है, बहुत अच्छा हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हाँ, लेकिन हम वैल्यू एडिशन की तरफ दूर रहते हैं। नहीं, हम आज तक चीज नहीं बना सके। चीज बनाते आप हैं चीज लेकिन ऐसी इंपोर्ट करते क्वालिटी हैं। मेंटेन देखिए नहीं कर अभी पाते ये जितने भी नहीं, अभी तो ये बन रहे हैं सर, अब तो सब बन रहे हैं, बटर चीज हर चीज बन रही है, नहीं वो नहीं बनती अभी क्वालिटी। अभी फिर भी हमसे बहुत अच्छा चीज़ जो है ना वो ईरान बना रहा है। हाँ देखें, ईरान का चीज अभी भी सड़कों पे बिकता है। एक तो स्मगल होके भी आता है। आपने स्मगलिंग को भी कंट्रोल करना है, वो कैसे करप्शन को कंट्रोल कर्ब करना है, तो ये सारी चीजें करनी है ना आपको, चलिए, जब मैं जाके मियां साहब से बात पूछती हूँ। बनेगी ना। मियां नूर साहब प्लीज़ ये बताइए कि आप समझते हैं कि ये जो एक हम कह सकते हैं कि बॉर्डर्स के इशू हैं, क्रॉस बॉर्डर्स, आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने लिए, अपनी ट्रेड के लिए और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ज़रा कोशिश करनी है कि ये थोड़ी सी फेंस हो जाए, या फिर इससे ऐसा कंट्रोल हो कि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो ताकि टैक्स के साथ आए, क्योंकि वो चीज़ सस्ती आएगी, स्मगल होके आएगी। अगर यहाँ इम्पोर्ट बैन हो जाएगी, उसके बावजूद ये चीज़ जा रही है, तो फिर हमारी जो एक्सचेंज है या हमारे जो एक करेंसी है वो डिवैल्यू होगी। इसके ऊपर प्लीज़ कुछ बताइए। देखिए जैसे आपको पता है अफगानिस्तान हमारा राइस है, राइस की बात करूँगा, ईरान और अफगानिस्तान में हमारा जो राइस जो स्मगल्ड हो रहा है जी जी, और जो हमारे अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, वरना मैं आज अभी बैठ के कहता कि वी हैव अचीव द टारगेट ऑफ $3 बिलियन लास्ट ईयर। 0.5 बिलियन का राइस और सिर्फ एक आइटम जो अफगानिस्तान और ईरान स्मगल्ड हुआ है, और ये गवर्नमेंट को पता है। आज की डेट में मैं आपसे बताऊं, आज की डेट में 400 रुपीज़ से जो है सुपर कर्नल बासमती राइस का रेट है, 11-21 का रेट है। 70 रुपये में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान को। जितनी भी पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है उसका 40% हमारा सारा अफगानिस्तान को स्मगल्ड हो रहा है। हम फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हम दे रहे हैं, हम लॉस कर रहे हैं अपना, हमें इस पर फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, लेकिन जो है वो स्मगल्ड हो रहा है। क्या अब आपने क्या देखें, आप ईरान है, ईरान के साथ बॉर्डर पे आप जो है वो ट्रेड। अच्छा सर, हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? अगर राइस के सेक्टर को आपने कहा चले उसको तो हम रोकते ही हैं, गवर्नमेंट की जानिब से भी यकीनन क्रैकडाउन किए जाएंगे, ये आप समझते हैं कि कैसे इस सेक्टर को फर्दर बेहतर बनाया जाए? क्योंकि ये हमारी एक एक स्ट्रॉन्ग, ये हमारी एक फोर्स है, एक हमारी ताकत है, तो इसको कैसे स्ट्रॉन्ग फर्दर बनाएं और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है कि पूरी दुनिया में इसकी मार्केट हो, जो वहाँ जाए इससे बेहतर है हम सामान को पहले ही इतना एक्सपोर्ट कर दें कि वो ना होगा ना इधर जाएगा। आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को में बहुत ज़रूरत है R&D की, प्रैक्टिकली जो है आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको मैंने पहले भी कहा मैकेनिकल फार्मिंग आपको इंट्रोड्यूस करनी है, उस पर आपने उस पर काम करना है, उसमें आपको जो है ईल्ड आपको ज़्यादा मिलेगी, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी आपको फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। और नॉट इन ओनली इन राइस, आपके कीनू हैं, आपकी जो आपकी जितने भी पेरिशेबल आइटम्स हैं हर सेगमेंट में, इवन माशाल्लाह अभी देखें अभी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हैचरी के फिश के, ये गरीब सन्स ने किए हैं। थाईलैंड से भी जो है उन्होंने कोलैबोरेशन की है, उन्होंने जो है मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया के साथ भी की है शिम्प के अंदर। तो ये है, अच्छा सी फूड बड़ा पोटेंशियल है ये और बड़ी डिमांड है बाकी। और तो ये इन सेक्टर्स के अंदर जब हम काम करेंगे तो हमें जो है हम एक्सपोर्ट भी जो है करेंगे तो हमें फॉरेन एक्सचेंज भी मिलेगा, और हमारी जो लोकल कंजम्पशन है उसको भी हम फुलफिल कर सकेंगे। देखें अब बहुत ज़रूरत है कि हमारा मुल्क कॉटन इंडस्ट्री की तरफ जाए जी, और जो सोल कोरिया में जो है वहाँ जिस तरीके से उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की, इसी तरीके से पाकिस्तान को ज़रूरत है। हम क्यों चॉकलेट बिलियंस ऑफ रुपीज़ के इंपोर्ट करें, हम क्यों बिलियंस ऑफ रुपीज़ के हम कॉर्नफ्लेक्स इंपोर्ट करें? नहीं तो वो तो डिस्करेज कर रहे हैं ना, वो तो रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी है उसकी। डिस्करेज नहीं है, आप चाइना चले जाएं, आपको इंपोर्टेड आइटम लेनी है, आपको पर्स लेना है, वो उस पर ड्यूटी 300% होगी और 300% यू हैव टू मेक दी पेमेंट। अगर आप चाइनीज़ आइटम पे जाती हैं आपको ज़मीन और आसमान के प्राइस का फ़र्क मिलेगा। आपको वही चीज़ चाइनीज़ जो है वही ना डिस्करेज कर रहे हैं वो ना, और इम्पोर्ट को। अब आपको एक तरफ तो आपने इंपोर्ट बैन किया हुआ है, आपको हिंस की सॉस मिल रही है, टोमेटो सॉस, ठीक है, यहाँ के आपके पास आप सॉस नहीं बना सकते, बन रहे हैं बन रहे। तो बिल्कुल वैल्यू एडिशन की बात हो रही है। मैं
जुल्फ़िकार साहब से पूछना चाहूँगी। जुल्फ़िकार साहब, कॉटेज इंडस्ट्री का मियाँ साहब ने जिक्र किया, मियाँ नूर साहब ने, और कॉटेज इंडस्ट्री ही हमारी नीड है। छोटे छोटे से कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं एक मिल्स के या कोई ऐसी मशीनरी के पार्ट्स होते हैं जो हम ना चाहते हुए भी, छोटे पार्ट्स भी हमें चाइना से इम्पोर्ट करना पड़ते हैं। हमारे तो बड़ी जरखेज़ है ये मिट्टी और हमारे इंजीनियर्स भी बड़े काबिल हैं, तो क्यों हम नहीं बना पाते? अभी हमने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के साथ वायदा किया हुआ है, और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का और दूसरे जो हमारे यहाँ के इंजीनियर्स हैं ना, उनकी एक खास टैलेंट ये है कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। जी जी। वो रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या करते हैं कि वो जो मशीनरी होती है ना, उसको खोल देते देते हैं। हैं, उसको कॉपी करते हैं, और इल्म के अंदर चोरी करना अलाउड है। बिल्कुल ऐसे ही बांटने से बढ़ता है। हाँ, जी। तो अच्छा, दूसरा एक और चीज़ है कि आप चाइना के साथ ना कोलैबोरेशन करें, आप चाइना के साथ जॉइंट वेंचर करें, आप उनसे जो है ना टेक्नोलॉजी के अंदर उनके साथ एक पार्टनरशिप बनाएं। वो अभी अभी एक केस था, मैं आपको बताता हूँ अनवर भाई, सुनना, ये इंटरेस्टिंग बात है। चाइना ने एक हमारी पाकिस्तानी फर्म को ऑफर किया कि हम आपको मशीनरी भी देते हैं, रॉ मटेरियल भी देते हैं, आप ले जाएं, मशीनरी भी ले जाएं और रॉ मटेरियल भी ले हमसे, माल बना के आप हमें दें। बिकॉज इस वक्त उनके पास लेबर भी महंगी हो रही है, एनर्जी भी महंगी होने जा रही है। तो कितना अच्छा ऑफर था। अब वो हमारे वाला डरने लगा, कहने लगा यार ये कहीं मुझे कुछ मुझे ये फंसा नहीं दे गई। तो वो हमारा आउटलुक भी नहीं है। एक्चुअली क्या है, वी नीड पीपल जो बैठ के इनके साथ डायलॉग करे। और ये हमारे जो कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स है और दूसरे जितने भी चेंबर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन है, ये इनको चाहिए कि ये चीज़ों को ले। ये दावतें करते हैं, शील्ड बांटते फिरते हैं, ये ना करें, ये कुछ ना करते नहीं है। मैं इनसे कहता हूँ उससे तो अच्छा हमारा यूनिसेफ है, हम तो जाते लोगों के घर जाके सिखाते लोगों को। तो ये तो नहीं करते। हमारा कल्चर है, हमारे पास गांव गोट में इतना काम होता है, नहीं, हम उसको आपने प्रमोट सिखाना कर सकते हैं। एजुकेशन आपका जो अभी कंट्री चेंज होएगी विद एजुकेशन एंड विद डिसिप्लिन। यहाँ डिसिप्लिन नहीं है, यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है, जिसकी जो मर्जी है करता है। तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर इनको पेट्रोल का भी राशन करना पड़ेगा। अभी आप लिख लें मेरी बातें, ये IMF लोन के आने के बावजूद पेट्रोल का राशन करना पड़ेगा। 9% कम हुआ है सर, लेकिन काफी नहीं है वो। नहीं, कैसा कम? आपको सारी चीज़ों का राशन करना पड़ेगा, एनर्जी का करना पड़ेगा राशन। ये कौम को आपने डिसिप्लिन करना होगा कि भाई अब तुम आ जाओ पटरी पे, ये IMF तुम्हें बार बार नहीं देगा। और जैसे कि फरीद साहब ने कहा कि एज अ नेशन हमें एक होने की जरूरत है, नफरतें नहीं, बल्कि आपको पॉजिटिव चीजों को आगे लाना है, जो हमारी अच्छाई है उसको वो तो आगे आपने बोला ना, इकोनॉमिक चार्टर चाहिए, ये चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन सब एक जब होंगे जब लीडर होगा ना आपके पास। यू नीड अ गुड लीडर। If you don't have a leader, nobody is going to, he's not going to attract anybody. वेल चलें जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। मियां नूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। जुल्फ़िकार साहब, आपने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसमें हमने SMEs के हवाले से, यानी कि कॉटेज इंडस्ट्रीज जिसको फ्लरिश होना चाहिए, आने वाले दौर में यही पाकिस्तान का फ्यूचर होंगे, क्योंकि किसी भी कंट्री की सक्सेस के लिए जो SMEs होते हैं वो उसकी बैकबोन होते हैं। तो आज हमने डिटेल डिस्कशन की, IMF के हवाले से भी बात की, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन भी हमने गुफ्तगू का हिस्सा बनाया। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।